हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम यू ऑल टू 12th का कॉमर्स क्लासेस। हमारा पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन आवर चैनल, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्टरी बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज चालू करने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं अपने बारे में, और आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए आप लोगों के बारे में। तो ये हमारा बीएस कॉमर्स क्लासेस, ये क्लासेस मुंबई में, साउथ मुंबई में है, और हमें पढ़ाने का मोर देन 4 इयर्स और अबाउ का एक्सपीरियंस है। तो ये 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे। हमारी टीम क्या है, कौन है और कितने लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मैं गणेश आपको पढ़ाऊंगा अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग या बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स। उसके बाद दिनेश वो आपको पढ़ाएगा ओसीएम, और रोहन आपको पढ़ाएगा एसपी। इकोनॉमिक्स वो भी दिनेश पढ़ाएगा, और आपको एक बोनस, हम आपको लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों भी पढ़ाएंगे। तो आज से आपका क्लासेस 6 to 8 रोज आपको वीडियोस मिलेंगे। 1 घंटे का मैक्सिमम वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे बीएस कॉमर्स क्लासेस के। तो रेडी सेट एंड स्टार्ट टू गो। तो बीएस कॉमर्स क्लासेस में पहला जो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी आप लोग कहोगे कि यार 12th की बुक में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट आपका पहला चैप्टर, ऐसा क्यों होता है और मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों लिया? फाइनल अकाउंट पहला चैप्टर होने का कारण सिर्फ यही है कि जब आपने 11th खत्म की, 11th में आपके पास था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जिसमें आप लोगों ने पढ़ा अबाउट प्रोप्राइटरशिप। मतलब क्या होता है? सोल ओनर या फिर सिंगल ओनर। बिजनेस का जो अकेला ओनर रहेगा, सोल ओनर रहेगा, सिंगल ओनर रहेगा, उसको क्या कहेंगे? प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अब जो 12th में पढ़ोगे, अब 12th में पढ़ोगे अबाउट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आप 12th में जो पढ़ोगे वो होगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है और 11th में आप प्रोप्राइटरशिप। इसीलिए जो 12th में आपका लास्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट, वो आपका 12th में बन जाता है फर्स्ट चैप्टर। क्यों क्यों क्यों? सबसे पहला, अगर मैं इंट्रोडक्टरी की बात करूं, आज मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं, क्या है क्या नहीं, किस तरीके से हमारा क्लासेस का प्लानिंग होगा, आगे हम किस तरीके से अकाउंट्स को एज करके हम 90 लाए सब्जेक्ट में, 90 अबाउट लाए, और हमने लाया हुआ तो उसी को हम एज करेंगे, ट्राई करेंगे ऑनलाइन। और ये हमारा ऑनलाइन की फर्स्ट प्रेजेंस नहीं है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बीएस लॉ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की। मैं आपको सिखा रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में, इतनी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि मैं आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, और बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका भी एक रीजन है। तो फिलहाल देखते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में जो मैं बोल रहा हूं। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर आप पढ़ोगे कि कैसे दो पार्टनर्स के बीच एक बिजनेस स्टार्ट होता है, कैसे उन्होंने एक बिजनेस इनकॉर्पोरेट किया है, और वो लोग कैसे पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू और पार्टनरशिप के थ्रू उनका एक फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बाद जो बनेगा वो बनता है फाइनल अकाउंट। उसका पूरा स्टेज, पूरा प्रोसीजर हम फाइनल अकाउंट में सीखेंगे। और आप लोग ये समझ जाइए कि मैं इस चैप्टर को हमेशा ये प्रेफर करता हूं, मेरे क्लासेस में भी या कहीं पे भी, कि मैं इस चैप्टर को हमेशा सिखाता हूं 2 टाइम्स। मैं जो मेरे 12th में था, आई वाज इन माय 12th, और आप लोग मुझे देख के समझ लोगे, मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं उम्र में, लेकिन नॉलेज में अच्छा खासा बड़ा नॉलेज है, इसलिए सिखा रहा हूं 2 टाइम्स। मैं फाइनल अकाउंट हमेशा मेरी क्लास में सिखाता हूं। 2 बार के अलावा मैंने फाइनल अकाउंट इसलिए 2 बार सिखाता हूं क्योंकि ये चैप्टर मिलता है 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का एक सम आएगा आपको, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एक सम, 12 मार्क्स इन योर बोर्ड्स।
तो क्या करना होगा हमको इसके लिए? हमको इसके लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप 12 मार्क्स एस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए रेडी हो जाइए। मैराथन स्टार्ट हो गई है, मैराथन स्टार्ट हो गई है। मैराथन में लेने वाला हूं और मैराथन आपकी स्टार्ट हो रही है आज से अबाउट अकाउंट्स। तो गेट रेडी, बकल योर सीट्स। शाम को 6 बजे से 7 बजे का एक क्लास हर दिन रोज। आपको ऑनलाइन, आप लोग ऑफलाइन भी जाते होंगे, फिर भी देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब पे होंगे समझ, लेकिन फ्रेश कंटेंट की बात अलग होती है। और ये गारंटी है कि आप लोग सपोर्ट करिए, फ्रेश कंटेंट, आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो मिलेगा ना वो अलग ही लेवल का होगा। बस देखते जाइए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं और क्यों थोड़ा अलग है। यंग जनरेशन हमेशा अलग बुक्स लेके आता है, तो इन यंग जनरेशन को सपोर्ट करिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम 3 पार्टनर है, गणेश, दिनेश, रोहन, बीएस एजुकेटर्स में। तो रेडी हो जाइए इन पार्टनर्स के साथ अपने 12th को एज करने के लिए। और नो प्रमोशनल नथिंग, फुल फ्लेज पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर क्वांटिटी। तो गेट रेडी। तो अब हम बात कर रहे थे फाइनल अकाउंट के बारे में, ये क्यों इंपॉर्टेंट था क्या नहीं, तब बात करिए। तो गाइस और एक और बात, इट्स नॉट माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब की मैं पहली बार बना रहा हूं, कि आप लोगों को समझे रहा हूं ऐसी बात। तो गेट रेडी, सब समझेगा मैं बोलना क्या। और आज एक बात, आज हम कोई सम इस चैप्टर में स्टार्ट ही नहीं करने वाले। हम सिर्फ स्टार्ट करने वाले हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और ये क्यों आपको दिया गया है अबाउट चैप्टर। चैप्टर में 7वें नंबर का चैप्टर क्यों है, क्या कारण है इसको 7वें नंबर का चैप्टर देने के। तो अगर वो जानना है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। समझना पड़ेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्यों ये बिल ऑफ एक्सचेंज काम आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज चीज क्या है, ये कैसी चीज है, ये क्यों यूज होती है, अभी समझते हैं। और जिन बच्चों ने 11th में ध्यान नहीं दिया है, जिन बच्चों को जर्नल एंट्री नहीं आता है, लेजर नहीं आता है, तो प्लीज जर्नल एंट्री जो आपकी बुक में है 11th की, उसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ये चैप्टर पे आइए, उसके बाद इन वीडियो पे आइए। जर्नल एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल एंट्री नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। इफ यू डोंट नो व्हाट इज जर्नल एंट्री, आपको कुछ और समझ में आएगा ही नहीं। इस चैप्टर में आप समझ नहीं कर पाओगे। तो उससे पहले जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। सबसे पहले बिजनेस, हर एक इंसान अकाउंट्स के बारे में कब पढ़ता है, जब उसे बिजनेस करना हो या वो इन बिजनेस हो, वो बिजनेस के अंदर हो तब। तो जब वो बिजनेस के अंदर एक आदमी है, कोई है जो बिजनेस कर रहा है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कोई कितना से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, हर एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास क्या होता है, क्या पैसा, हमेशा पैसा अवेलेबल होता है क्या? मनी का जो फ्लो है, अवेलेबल, मनी का फ्लो इज नॉट अवेलेबल। कभी मनी का फ्लो अवेलेबल नहीं होता। मनी का फ्लो इज नॉट अवेलेबल एवरी टाइम। पैसे का फ्लो हर बार अवेलेबल नहीं होता है गाइस, पैसे का फ्लो हर बार अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए इसीलिए वो इंसान क्या करता है, वो इंसान करता है बिजनेस और क्रेडिट बेसिस। बिजनेस करता है वो ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब वो बिजनेस करता है उधारी पे। वो क्या करता है, बिजनेस करता है उधारी पे। वो क्या करता है, बिजनेस करता है उधारी पे। ध्यान से सुनो, वो बिजनेस करता है उधारी पे, और उधारी पे बिजनेस करने के टाइम पे कुछ तो प्रूफ चाहिए कि मैं पैसा कब दूंगा, कैसा दूंगा। मैं पैसा तो दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। मैं पैसा दूंगा, मैंने उधारी ली है, लेकिन आई कांट पे नाउ,
क्रेडिट है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, आई कांट पे यू नाउ। तो ये पूछेगा व्हेन, ये पूछेगा व्हेन, फिर हम क्या बोलेंगे, ऑन, ऑन व्हाट, ऑन व्हाट, ऑन ड्यू डेट, ऑन, मैं कब पे करूंगा, मैं पे करूंगा ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट या फिर बिफोर ड्यू डेट। तो अभी क्या हुआ, समझा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करता है, क्यों हम बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज करते हैं। एक बिजनेसमैन है जो क्या करता है, जो बिजनेस कर रहा है, उसके पास पैसे का फ्लो, यानी कि उसके पास अभी पैसा अवेलेबल नहीं है। मनी फ्लो इज नॉट अवेलेबल एवरी टाइम, पैसा अभी अवेलेबल नहीं है। और अगर पैसा अभी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वो धंधा किस पे करेगा, बिजनेस किस पे करेगा, उधारी पे। जब एक धंधा बिजनेस उधारी पे करना चाहता है, धंधा या बिजनेस जब वो उधारी पे करेगा, पैसा नहीं है, तो वो कुछ तो गारंटी देगा, गारंटर देगा ना। वो क्या बोलता है कि आई कांट पे यू नाउ, वो बोलेगा मैं तुम्हें अभी पैसा नहीं दे सकता, या मैं तुम्हें अभी पैसा नहीं दे सकती। तो उस टाइम पे वो बोलेगा कि यार तुम मुझे पैसा अभी नहीं दे सकते, लेकिन कुछ तो ऐसा दो जिससे मैं गारंटी मान के चलूं कि मुझे मेरा पैसा मिलेगा। मैं सिर्फ सामान दे दूं, आई एम ओनली गिविंग गुड्स बट नॉट गिविंग समथिंग इन रिटर्न। हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम बिजनेस बहुत चीज के लिए करते हैं। हम बिजनेस क्यों करते हैं, अगर गुड्स है तो गुड्स का सेल है, अगर सेल है तो परचेज है। समझ जाओ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, फुल फॉर्म में लिख देता हूं तुम लोग के लिए। गुड्स है तो गुड्स का सेल किया है और परचेज किया है। इन रिटर्न ऑफ व्हाट, इन रिटर्न ऑफ व्हाट, किस चीज के रिटर्न में हमने गुड्स का सेल और परचेज किया है, इन रिटर्न ऑफ ओनली वन थिंग, मनी, पैसे के लिए। एक बिजनेस है, बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन बिजनेसवुमन दोनों है, उनके पास पैसा अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, हम धंधा करेंगे ऑन उधारी बेसिस, क्रेडिट बेसिस। तो उस क्रेडिट बेसिस पे बिजनेस करने के टाइम वो क्या बोलेगा, भाई मैं को ये सामान दे दे, मैं तुझे पैसे बाद में पे। और सामने वाला बोलेगा यार तूने मेरे से सामान लिया है, तू मेरे को अभी पैसा नहीं पे करेगा तो कब करेगा, कब करेगा। तो वो बोलता है कि यार अभी तो मैं तुझे पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे एक चीज दूंगा, और वो एक चीज होगी कि मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दूंगा, मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दूंगा, जो एक ड्यू डेट पे लेके जाके, या ड्यू डेट से पहले अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे क्या करना है मैं बताऊंगा। सुनो, वो जो बिल है वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाके तू आगे दे दे, जिसके नाम पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनी हुई है, और उससे तुझे मिलेगा पैसा। सिंपल, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया और वो बिल ऑफ एक्सचेंज को जाके दे दे आगे, और उस आदमी से मिलेगा तुझे पैसा। उस बिल ऑफ एक्सचेंज को तू लेके जाके दे दे आगे, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज से मिलेगा तुझे पैसा। तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कुछ नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसी चीज है जिसमें एक आदमी, दो लोग जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें एक आदमी जिसमें पैसा नहीं होता, तो वो क्या करता है, समझौता करता है कि भाई मैं अभी तुझे पैसा नहीं दे सकता, आई कांट पे यू नाउ। इस लाइन पे गौर करो, मैं तुम्हें अभी पैसा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पैसा दूंगा थोड़े दिन बाद, पर मुझे कहीं और से पैसे आने वाले हैं। एक काम करो, तुम्हें मैं बिल बना के देता हूं, उस आदमी के नाम पे जाके तुम पैसा ले लो, उस आदमी के नाम पे मैं तुम्हें बिल बना के देता हूं, जाके तुम पैसा ले लो। समझे, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज का काम, कि मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, बाद में मैं दे सकता हूं, या फिर मुझे कोई और देने वाला है, उसके नाम पे मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूं, तुम उससे जाके पैसा ले लो, तुम उससे जाके क्या करो, पैसा ले लो। इसी को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज।
अभी देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हमें समझ गया, समझा नहीं समझा, समझ गया ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज समझने के बाद ये समझो कि यार गुड्स सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, पैसा। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से, चलो एक क्वेश्चन पूछते हो, तुम लोग भी सोच रहे होगे एक क्वेश्चन जो मैं खुद सोच रहा था मेरे टाइम पे, तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि यार गणेश भैया एक क्वेश्चन है हम, और वो क्वेश्चन एकदम जेन्युइन और सिंपल है कि अगर उन लोगों को पैसा जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने दिया है, उन लोगों को पैसा जिसको मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, उन लोगों को पैसा जिन्हें मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, अगर अर्जेंटली चाहिए गणेश भैया, मैंने जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया है, अगर उन्हें कहीं पैसा अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो मेरा था उससे मेरे को पैसा मिलने वाला था ऑन 12th में, लेकिन मुझे पैसे का यूज आन पड़ा है ऑन 10th में, तो मैं क्या करूंगा? जिसने मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया उससे झगड़ा मारूंगा कि भाई तूने मेरे को जिससे पैसा लेने बोला था वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये बिजनेस है, व्यवहार है, व्यापार और व्यवहार एक साथ चलते हैं। बात याद रखना, बहुत गोल्डन लाइन बोलो तुम लोग, व्यापार और व्यवहार एक साथ चलते हैं। हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स मीन्स बिजनेस, अकाउंट्स मीन्स बिजनेस, व्यापार और व्यवहार एक साथ चलता है। अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, इफ यू आर नॉट गुड विथ पीपल, यू आर नॉट इंटेलेक्चुअल विथ पीपल, you will not grow with people. You are not good with people, you can't grow with people. और जब आप लोगों के साथ अच्छे नहीं हो, जब आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं है, तो अंडरस्टैंड राइट, नो थिंग कैन sufficiently make you go and flourish in the world. तो इतना याद रखना, अगर पैसा अर्जेंटली चाहिए तो वो क्या करेगा? कुछ तो करेगा ना, एक आध चीजें होगी उसके बस में कि वो कुछ तो कर सकता है। तो देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसे मिल गया, लेकिन उसे पैसा चाहिए ऑन अर्जेंट बेसिस। 12 मई का उसका बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या है? ड्यू डेट है, लेकिन 12th में उसका ड्यू डेट है, लेकिन उस बंदे को पैसा कब चाहिए? 10th मई को चाहिए। 12th में ड्यू डेट है, पैसा चाहिए 10th मई को, तो वो आदमी, आगे वाला आदमी क्या करेगा? कुछ तो उपाय चाहिए, कुछ तो रीजन दे दो यार। वो क्या करेगा? उसके पास एक ऑप्शन रहता है, उसके पास क्या रहेगा? वन ऑप्शन लेफ्ट ओनली। उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा? उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वो जाएगा टू बैंक, बैंक में, और बैंक में जाने के बाद वो इंसान कहां जाएगा? बैंक में, और बैंक में जाने के बाद क्या करेगा? वो बैंक में ऑब्वियसली जाएगा, अपना क्या देगा? वो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज देगा। इंसान गया, 12 मई का ड्यू डेट था, पैसा कब चाहिए? 10 मई को, क्योंकि बिजनेस है, अर्जेंट नीड कभी भी हो सकती है। तो उसने क्या किया? वो बोला एक ही ऑप्शन बचता है अभी मेरे पास, मेरे को अभी बैंक जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाके मेरे को बैंक में क्या देना पड़ेगा? बैंक में जाके देना पड़ेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। और बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करेगा? बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा? बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को करेगा डिस्काउंट। बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा? डिस्काउंट करेगा। यानी कि बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले क्या देगा? मनी देगा। बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले देगा पैसा। बैंक उस बिजनेस के
बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले देगा पैसा, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक क्या करेगा, डिस्काउंट करेगा। और जब बैंक किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है तो उसके बदले वो आपको पैसा तो देगा, लेकिन एक शर्त पे देगा। और शर्त तो क्या होगी, बोलो? वो शर्त एक ही होगी, बताओ क्या होगी वो शर्त? वो शर्त ऑब्वियसली ये होगी कि भाई अगर तेरा बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी अगर तेरा बिल ऑफ एक्सचेंज 18,000 का है, मतलब तुम्हें 18,000 मिलने थे, लेकिन तुम्हें पूरे 18,000 मिलेंगे नहीं। बैंक उसमें से एक फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए माइनस करके तुमको देगा, क्योंकि उसने तुम्हें पैसा कब दिया है? उसने तुम्हें पैसा दिया है ऑन अर्जेंट बेसिस। बैंक ने तुम्हें पैसा दिया है ऑन अर्जेंट बेसिस, इसलिए वो 2,000 खुद रखेगा और तुम्हें देगा सिर्फ और सिर्फ 16,000। खल्लास। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जब कोई बैंक में जाके अपना बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराता है, और वो डिस्काउंट कब कराता है? जब उसको पैसे चाहिए होते हैं वेरी वेरी क्विकली, वेरी वेरी अर्जेंटली, वेरी वेरी तुरंत। और जब उसको पैसे वेरी वेरी अर्जेंटली, वेरी वेरी क्विकली, वेरी वेरी तुरंत चाहिए, तो वो बैंक में जाएगा, बिल को डिस्काउंट कराएगा, बैंक उससे कुछ परसेंटेज काटेगा उस बिल में से, और बैंक बोलेगा कि हाँ मैंने डिस्काउंट किया, सब किया। अभी मैं अपना पैसा लूंगा, मैं अपना चार्ज लूंगा, और वो चार्ज बनता है बैंक का, कुछ परसेंटेज में आएगा। जब हम सब सॉल्व करेंगे समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। अभी सिर्फ इतना जान लो कि मैंने अभी तक जो जो एक्सप्लेन किया है वो समझ लो क्या बोल रहा हूं, कि अगर किसी को अर्जेंटली पैसा चाहिए बिफोर ड्यू डेट, तो वो कहां जाएगा? चेक लेके, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बैंक में जाएगा। बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा? डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंट करके क्या देगा? तुरंत पैसा देगा। तुरंत यानी कि पूरा पैसा देगा क्या? नहीं, उसमें से वो कुछ अमाउंट, कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट डिडक्ट करेगा, और उसी अमाउंट ऑफ डिडक्शन को हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड। कॉन्सेप्ट ऑफ बिल डिस्काउंट समझा? कॉन्सेप्ट ऑफ बिल डिस्काउंट समझा? चलो ना, अभी इतना तो हमें समझ गया कि डिस्काउंट क्या है क्या नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमें समझ गया क्या होता है। अब बात करते हैं कि यार ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल डिस्काउंटेड, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब जो चीजें हमें समझ तो गई है, लेकिन यार अब देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज लीगली क्यों अप्लाई होता है। अगर कॉमर्स के साथ साथ लॉ भी किया है ना यार, लीगैलिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं इस सिचुएशन में। अभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कोई पेपर का टुकड़ा इतना लीगली बाइंडेड है? क्या एक पेपर का टुकड़ा, एक पेपर का पन्ना इतना लीगली बाइंडेड है कि यार कोई भी आदमी आए उस डॉक्यूमेंट को ले और चला जाए पैसा लेके? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि उस चीज को हम बोलते क्या है, उस चीज को हम बोलते क्या है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुमने 11वीं स्टैंडर्ड में चेक ड्रॉ किया, बराबर चेक तुमने पढ़ा है, डीडी और हमारा चेक, डीडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों क्या है? ये तीनों सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, ये तीनों माने जाते हैं एज अ तीनों माने जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तीनों माने जाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिनके थ्रू हम नेगोशिएट कर पाए। पैसे के बदले कुछ और दिया है, लेकिन दे आर इक्वल टू मनी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन अ इंस्ट्रूमेंट और अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज यूज्ड
on the behalf of money. और या तो ये पैसा के बिहाफ पे यूज किया जाता है, या तो ये पैसे के बिहाफ पे यूज किया जाता है, या तो ये पैसे के ही समान, पैसे के ही इक्वल, पैसे के ही तुरंत यूज किया जाता है। तो उस चीज और उस तरीके से समझते हुए देखते हैं क्या करना है। देखो स्टूडेंट्स, तो मैं कहा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एनी डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग यूज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ मनी और इट इज इक्वल टू मनी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं टू पे द डेट, टू पे द डेट, टू पे द कर्जा, टू पे योर लाइबिलिटीज। आपकी लाइबिलिटीज को घटाने का तरीका जो होता है वो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आपको दिए हुए चेक, डीडी, बिल, एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, प्रॉमिसरी नोट, ये सारे होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ, इन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ, इन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ मनी और इट इज इक्वल टू द मनी। तो गाइस आगे बात करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या बोलता है? ये सिंपल वही बोलता है जो मैंने यहां लिखा है। A document which is being used on the behalf of money or it is equal to money। बस इसमें एक वर्ड आपको ऐड करना है, टू पे द डेट, टू पे द डेट। मैं बात कर रहा था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज यूज्ड टू पे द मनी, और एक और चीज ये यूज होता है ऑन द बिहाफ ऑफ मनी या मनी के जैसा टू पे द डेट। मतलब कर्जा भरने के लिए, कर्जा देने के लिए जो चीज यूज होती है उसे हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसे हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और इसके बारे में जानकारी देता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर ये एक्ट ना होता, अगर ये एक्ट ना होता तो मैं आपको मेरे लॉयर की सोच से एक चीज बोल सकता हूं कि अगर ये एक्ट अवेलेबल ना होता तो जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते वो वैलिड नहीं होते, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते वो वैलिड नहीं होते। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको एक चीज सिखाता है और एक चीज बोलता है कि जो भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रखें अपने पास, ये मैं आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप अपने पास रखें, आपके फादर मदर सबको बता देना। अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मेंशन नहीं किया है अंडर एनआईए एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट हो, मैच्योर हो, 17 साल 18 साल के पास पहुंच गए हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ है, तो उसी के साथ ये जानकारी रखो कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स से कोई बिजनेस करता है, कोई रियल एस्टेट में या कुछ करता है, एज पर लॉयर मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि 1881 ये, जिसमें 1881 के अंडर अगर बहुत सारी चीजें या जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपको लगता है कि वैलिड है लेकिन वो वैलिड नहीं है, उसके लिए आप लोग कोई और क्लेम नहीं कर सकते हो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये आपको समझाता है। आगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको समझ गया। अभी बात करते हैं कि यार बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट क्या है। प्रॉमिसरी नोट नाम से समझ जाएगा आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट मेरी गारंटी नाम से समझ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज
और प्रॉमिसरी नोट क्या है आपको नाम से समझ जाएगा। सॉरी, नोट एंड गाइस मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ, आई एम टीचिंग यू कि मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में और मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे मेरी एक ही उम्मीद, एक ही दरख्वास्त है कि आप लोगों को ना समझे, वीडियो कंटिन्यूटी रहेगी हमेशा। आप लोगों को ना समझे तो प्लीज प्लीज ट्राई करिए कि वीडियो को आप वापस देखिए, और फिर भी ना समझिए ना तो प्लीज ट्राई करिए कि आप कमेंट करिए। आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत का तुरंत होगा और ट्राई किया जाएगा कि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझा सके। अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगे, फर्स्ट वीडियो है गाइस, अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप लोग बताइए कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए एज ए टीचर, और आप लोगों को मैं कैसे बेहतर दे सकता हूं। तो गाइस अंडरस्टैंड करिए कि प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स, जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स। अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं जो आपके टेक्स्ट बुक में है, तो चलो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पे चलता हूं। मैं टेक्स्ट बुक लेता हूं अपने हाथ में और देखते हैं कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन बताता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ एनआईए एक्ट 1881 डिफाइंस कि बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज bill of exchange, section 5 of negotiable instrument act 1881 defines कि bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker of bill of exchange directing it to a certain person to pay certain sum of money only or to the order of certain person of bearer of instrument। देखो ये मैंने आपको एकदम पहले जब मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन बोला, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले जब मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन समझाया, उसमें मैंने यही कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा नोट होता है जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जिसमें कोई भी कंडीशन आप बाद में लगा नहीं सकते कि मैं अभी पे नहीं कर सकता। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अनकंडीशनल का और आपको प्रॉमिसरी नोट अच्छे से समझाता हूं क्या होता है। देखो दो भाई है, दो दोस्त है, एक रमेश और दूसरा है नरेश। रमेश और नरेश, रमेश ने नरेश से 20,000 रुपए के चेयर खरीदे। क्या खरीदा? चेयर। रमेश ने नरेश से क्या खरीदा? 20,000 के चेयर। लेकिन रमेश ने नरेश को बोला कि भाई नरेश मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा नरेश? नरेश एक काम कर, मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करके देता हूं, मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूं। क्या करके देता हूं? आई कैन गिव यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूं और तू 12 में को वो बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसे ले सकता है। ये इसने क्या किया? ये रमेश ने नरेश को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूं और तू उससे 12 में को पैसा ले सकता है। ये एक क्या हुआ? ये हुआ एक प्रॉमिस। तो कैसा प्रॉमिस हुआ ये? ध्यान से सुनो, ये प्रॉमिस हुआ वर्बल, मतलब मुंह से बोला हुआ प्रॉमिस है। Is it valid? No, it is not. Is it valid? No, it is not valid. ये क्यों वैलिड नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। ध्यान से सुनो। Is it valid?
नो, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वो प्रॉमिस तो किया लेकिन नहीं, अब उसे क्या करना पड़ेगा? रमेश को नरेश को यानी कि रमेश जो है कौन है? मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रमेश इज द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रमेश बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। किसके नाम पे बनाएगा? इसको मेकर नहीं बोलते, आगे और कुछ बोलते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। एक एक लाइन के साथ जा रहा हूं, अच्छे से समझाने का ट्राई करो। सुनो, अरे बहुत भले क्लास बड़ा चला जाए, नो डाउट, नो टेंशन। सुनो, 2 पार्ट में वीडियो बने इंट्रोडक्शन का तो भी चलेगा, लेकिन सुनो, चैप्टर का क्रक्स, चैप्टर को पहले फाउंडेशन से समझो कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या है, फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमें आगे और कितने क्लासेस के हिसाब से चलेंगे। तो ध्यान से सुनो, रमेश इज अ मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रमेश कौन है? मेकर है किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज का। मतलब रमेश क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, या बनाता है नहीं, रमेश ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाई। किसके लिए बनाई? रमेश ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाई ऑन नरेश, क्योंकि उसको पैसा किसको देना है? नरेश को। तो रमेश ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया नरेश को। नरेश को कि नरेश ने लिए बनाया? रमेश ने बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज नरेश के लिए। क्या बोलते हुए बनाया कि भाई नरेश, मुझे तुझे एक सर्टन अमाउंट देना है। वो सर्टन अमाउंट है 20,000। वो सर्टन अमाउंट क्या है? 20,000। तो उस 20,000 को देने के लिए रमेश ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डेट लिखी। क्या लिखी? एक डेट लिखी, और उस डेट का नाम हम बोलते हैं ड्यू डेट। अभी डेट लिखी ड्यू डेट के साथ। अभी बात सुनो, अभी मैंने क्यों कहा था कि मैंने एक वर्ड बहुत अच्छे से यूज किया, प्रोमिसरी नोट जो है, ये जो प्रोमिसरी नोट है, याद रखना, इट इज अनकंडीशनल। इसमें कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती। इट इज एन अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट, अनकंडीशनल है। तो इसने कहा कि मैं तुझे एक ड्यू डेट बिल ऑफ एक्सचेंज में इसने लिखी। वो ड्यू डेट समझो 12th में थी, 12th में थी, बराबर। तो अभी जो रमेश है वो नरेश को पैसा कब देगा? रमेश नरेश को पैसा कब देगा? रमेश नरेश को पैसा देगा ऑन 12th में। रमेश नरेश को पैसा देगा ऑन 12th में, क्योंकि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है, अपनी प्रोमिसरी नोट में लिखा है। लेकिन अगर उसने 12th में को पैसा नहीं दिया, उसने कहा कि रमेश ने कहा नरेश को कि नरेश तू तो मेरा दोस्त है, तू मेरा एकदम सगा भाई जैसा है, हम एकदम साथ में बचपन से बड़े हुए, एकदम वाह वाह वाली फीलिंग लेके, और वाह वाह की फीलिंग के चक्कर में उसने बोला नरेश भाई मेरा अभी हाथ तंग है। आपको अगर मैं बिजनेस की भाषा में समझाऊं तो अभी मेरा भाई हाथ तंग है, अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं, अभी मेरे पास 20,000 नहीं है भाई नरेश, समझ जा। लेकिन इसने कहा कि भाई ठीक है, तो ड्यू डेट में मत दे, चलेगा। तो क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड रहेगा? क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड रहेगा इफ द पेमेंट इज नॉट डन ऑन ड्यू डेट? रहेगा नहीं रहेगा? इसका जवाब सिर्फ एक है कि जो डेट इसने बोली है उसको उसी डेट पे पैसा देना पड़ेगा। जो डेट उसने बोली है उसी डेट पे उसको पैसा देना पड़ेगा। इफ नॉट, रमेश विल बी लाइबल फॉर लीगल एक्शंस। रमेश विल बी लाइबल फॉर लीगल एक्शंस बाय नरेश। नरेश रमेश पे केस कर सकता है अगर उसने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया। इसी का तो मतलब अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं। जो बोला है, जितना बोला है, जैसा बोला है, तब वो चीज होनी ही चाहिए, वरना सिर्फ एक चीज होगी बात में, केस, लीगल एक्शंस। तो ये होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको यूज किया जाता है पैसे के बदल देने में, यूज किया जाता है पैसे के
बदल देने में, क्या करने में यूज किया जाता है, पैसे के बदल देने में, यानी कि डेट कम करने में उसको यूज किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, अगर आपके पास तुरंत उस टाइमिंग पे पैसा ना हो तो। अंडरस्टैंड गाइस? तो गाइस अभी हमने अभी तक देखा अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी तक देखा प्रोमिसरी नोट, अभी तक देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसके फीचर्स क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर क्या है, और उन फीचरों के बारे में जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें अच्छे से समझना पड़ेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स के बारे में जानने के लिए। चलो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स के बारे में जानने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलो सुनो, ध्यान से सुनो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कंटेन करना चाहिए। सबसे पहला 3 पॉइंट में आपको मैं इसका फीचर बताऊं। फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सुनो क्या होता है। सबसे पहला फीचर क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान से सुनो। इसके ऊपर ना ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इस चैप्टर से, इसके ऊपर 5 मार्क्स से 25 मार्क्स का जो अपना ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है ना पेपर में, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन पे हर चैप्टर में इतना ही ध्यान दूंगा। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर समझना है तो, और ये चैप्टर को खासकर सबसे ज्यादा इसका इंट्रोडक्शन समझो, उसके बाद ही हम समझ करेंगे। मैं आपको एक पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उससे भी ज्यादा जो मैं बता सकता हूं मैं सब बता, ध्यान से सुनो। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स। सबसे पहला फीचर है इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्मेट या फिर रिटर्न, ये रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, पहला पॉइंट आपके पास। सेकेंड, इट शुड बी स्टैम्प्ड, इट शुड बी स्टैम्प्ड मतलब इसके ऊपर स्टैम्प लगी होनी बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर स्टैम्प लगी नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है क्या, नहीं। इफ इट इज नॉट इन रिटन फॉर्मेट तो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है क्या, नहीं है। देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, बहुत आसान पॉइंट है तीसरा। इस पे हम कब से एक डेट के बारे में बात कर रहे थे, उस डेट का नाम था ड्यू डेट, तो यहाँ पे उसकी बात, इट शुड बी डेटेड मतलब उस पे डेट मेंशन की होनी चाहिए, उस पे डेट मेंशन की होनी चाहिए, तभी ही उस बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ फायदा है। अगर डेट मेंशन नहीं है, अगर डेट मेंशन नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज किस काम की है क्या, नहीं। लास्ट देखते हैं हमारा 14 पॉइंट क्या बोलता है। एक सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कि इट शुड कंटेन सर्टेन सम ऑफ मनी बाय पेई, जो पैसे देगा वो कुछ एडवांस या कुछ थोड़े बहुत पैसे पहले देके जाएगा। ये क्यों काम आता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूं आगे समझाऊंगा वो आगे इंपॉर्टेंट है, वो आगे आएगा, इसलिए मैंने कहा मैं आगे समझाऊंगा। ये बोल रहा है कि यार ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो मुझे देने वाला है वो कुछ काम कंटेन करता है। इट शुड कंटेन सर्टेन सम ऑफ मनी, कौन देगा, सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, कुछ एडवांस अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एक पेई देता है। और क्यों देता है, क्या करने के लिए देता है, ये सब चीजें तो आपको समझी होगी कि रिटर्न फॉर्मेट होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए,
और डेटेड क्यों होना चाहिए, ड्यू डेट के बारे में नहीं पता, और ये आपको आगे आएगा ना। अरे देखो यहां बोल रहा है, देखो अमाउंट जो है वो जो पेएबल अमाउंट है, जो पैसा वो देने वाला है, या तो वो आदमी खुद पे करेगा या बोलेगा कि यार मेरे को किसी और से पैसे मिलने वाले। याद करो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, तो वीडियो को फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड कर लो और देख लो मैंने क्या बोला था। अगर मैं नहीं पैसा दे सकता तो मैं बोलूंगा मेरे पैसे किसी और से आने हैं, वो मुझे पैसा देने वाला है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में काम करो, तुम उसके पास लेके जाओ और उससे पैसा ले लो। क्या बोल रहा है, या तो मैं दूंगा या तो जिससे मुझे पैसे आने वाले हैं वो देगा, या तो मैं दूंगा या तो मुझे जिससे पैसे आने वाले हैं वो देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, द अमाउंट मस्ट बी पेएबल और आइदर बाय द पर्सन और इट इज ऑर्डर्ड। अमाउंट या तो मैं दूंगा या तो वो देगा जिससे मुझे पैसे मिलने वाले थे। पैसे या तो मैं दूंगा या तो वो देगा जिससे मुझे पैसे मिलने वाले थे। चलो नाउ नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तो ध्यान से सुनो। आप लोग यहां पे ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं। दो पॉइंट्स क्या है, याद करो, ये पॉइंट मैंने अभी पढ़ा है। इट मस्ट बी अनकंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी कंडीशंस ना हो। आखिरी इट It must be signed by maker of bill of exchange. It must be signed, मतलब वो चीज साइन होनी चाहिए। किसके द्वारा, कौन करेगा, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है। जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है वो करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन। ये है हमारे फीचर्स और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। इट शुड बी इन रिटन फॉर्मेट, ये लिखित में होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज, नहीं तो इसका वैल्यू है क्या, 0। इट शुड बी स्टैम्प मार के आना ही चाहिए। जब मैं आपको ड्राइंग सिखाऊंगा फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तब बताऊंगा आपको। इट शुड बी डेटेड, इसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। इट शुड कंटेन सर्टेन सम ऑफ मनी बाय पे, मतलब जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाई जाए तो पे कुछ पैसा दे दे, एक एडवांस अमाउंट दे दे, तभी काम होगा ना आगे। इट अमाउंट, द अमाउंट मस्ट बी पेएबल, यानी कि वो पैसा मैं दूंगा या कोई और देगा जिससे मुझे पैसा आना है। थर्ड, उसमें कंडीशन होनी चाहिए क्या, नहीं, मैंने आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम अच्छे से बोला कि उसमें कंडीशन की गुंजाइश ही नहीं है। कंडीशन रही तो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड ही नहीं है। एग्जांपल दिया मैंने आपको रमेश नरेश का। आगे देखो लास्ट, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये साइंड होना चाहिए जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है उसका। आगे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी हमारा। और इसी के साथ ये हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आज का हमारा ये आखिरी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से रखना। और ये सब लिखने में अगर चाहिए तो फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो करना है करो। अगर नहीं लिखना है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ये, लिखने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही चीजें लिखी है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, लेकिन वेल तरीके से मैंने ट्राई किया कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है और जिनके बिना बिल ऑफ एक्सचेंज चलता ही नहीं। तो गाइस, गेट रेडी फॉर दिस टू हैपन नाउ। ये मिटा देता हूं मैं, ये मैं इरेज करता हूं। इसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी क्या है क्या नहीं में एक और चीज आने वाली है। सबसे पहला, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज तो है, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ लिया, कि ये दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन इसको कुछ और नाम भी तो दिया होगा। क्या नाम दिया होगा इसके बारे में बात करते हैं। सुनो, इसको हम कहते हैं पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला नाम आता है ड्रॉवर का। ड्रॉवर नहीं भाई, इट इज अ ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब क्या है, सिंपल भाषा में लो, हु मेक्स द बिल। आपकी बुक में लिखा होगा हु ड्रॉज द बिल ना, हु मेक्स द बिल, इट इज अ ड्रॉवर। जो बिल बनाएगा उसे हम ड्रॉवर कहते हैं, और वो बिल जिसके नाम पे बना है उसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉवी। जिसके नाम पे वो बिल ड्रॉ किया गया है वो है ड्रॉवी, और जिसके नाम पे बिल जिसने बना के दिया है वो है ड्रॉ। ये ड्रॉवी कौन है? किसके नाम पे बिल को ड्रॉ किया है? ऑन द नेम ऑफ हूम द बिल इज ड्रॉ। अभी इनका एक और नाम है पेयर। पेयर 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 कौन है? पेयर जो पे कर रहा है। pays the money। जो आदमी बिल पे, जो आदमी पैसा भरेगा, बिल जिसके नाम पे बना हुआ है पेयर, लास्ट, ये किसको पे करेगा? पेई। पेई the person to whom the money is being paid। पेयर मतलब क्या है? वो आदमी, the person who pays the money। पेयर वो है जो पैसा पे कर रहा है, और पेई जिसको पैसा पे कर रहा है। सिंपल। ड्रॉवर कौन होता है? who makes the bill, जो बिल बना रहा है, मतलब उसको पैसा मिलने वाला है, who makes the bill। और ड्रॉवी इसके नाम पे बिल बन रहा है। अगर एक सेकेंड, एक क्रिंज बता रहा हूं, एक क्लच हुआ, सुन। ड्रॉवर वो होता है जो बिल बना रहा है, लेकिन याद रखना सिचुएशन दोनों तरीके से होती है। जरूरी नहीं होता कि ड्रॉवर वही है जो बिल बना रहे हो, ड्रॉवर तो है, लेकिन कभी कभी बहुत अजीब तो सिनेरियो आया, एक्सट्रीम सिनेरियो होता नहीं कभी रियलिटी में। अब बता रहा हूं कि यार जिसने बिल बनाया है वही पैसा देने वाला है, ये भी होता है, लेकिन बिल वही बनाता है जिसको पैसा मिलने वाला है। बिल वही बनाता है जिसको पैसा मिलने वाला है। ड्रॉवर हमेशा बिल बनाता है कि उसको पैसा मिलने वाला है। और ड्रॉवी कौन होता है? ऑन द नेम ऑफ हूम द बिल इज ड्रॉन। ऑन द नेम ऑफ हूम बिल इज ड्रॉन, जिसके नाम पे बिल बनाया है वो है ड्रॉवी।
और पेयर कौन है? द पर्सन हु पेज द मनी, जो पैसा देता है वो पेयर, जो पैसा लेगा वो पेई। इसी को कहते हैं पार्टी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर ड्रॉ करता है बिल को, ड्रॉइंग क्या करता है? जिसके नाम पे बिल ड्रॉ हुआ है, पेयर पे कर रहा है, पे जिसको पे करना है। खल्लास, इतने सी चीज को इतना लंबा कौन खींचेगा? खत्म। देखते हैं आगे क्या। अभी हमारे पास कल से हम स्पेसिमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है देखो, इतना याद रखना, ड्रॉवर को हम मेकर भी बोलते हैं, पेयर भी बोलते हैं, सिंपल। तो आपके लिए मेरा क्लास आज के लिए यहीं पे खत्म होता है, मेरा क्लास आज के लिए यहीं पे खत्म होता है। पर आप अगर मेरे चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्योंकि चैनल का पहला ही वीडियो है, फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो, प्लीज कुछ डाउट हो या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो नहीं समझा हो, या कहीं पे ऐसा लगा हो यार ये क्या है, क्या बोल दिया, ये क्यों बोला, क्या इसमें ऐसा है, तो प्लीज कमेंट में पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। और कल दूसरे क्लासेस 10th के 8th के 9th के सब स्टार्ट हो जाएंगे ऑन बीएस क्लासेस फॉर कॉमर्स में, बीएस कॉमर्स क्लासेस में। तो ऑनलाइन तो हम है, आपसे हमारी एक और दरख्वास्त है, इफ यू आर विलिंग टू कम टू अस इन कोलाबा एंड कंपेयर ऑफलाइन क्लासेस you can, if you want. If you don't want, be online. We are more than happy to help you same. जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वही हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो आपको कुछ डाउट हो कॉमर्स अकाउंट्स के रिलेटेड, प्लीज मैसेज अस ऑन इंस्टाग्राम बीएस कॉमर्स क्लासेस, या लाइक आवर रील ऑन वेरियस टॉपिक्स बीएस कॉमर्स क्लासेस के। और गाइस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। Welcome to our family BS Commerce classes and our family's name is BS Educators, जो हम कॉर्पोरेट कोलाबा में चलाते हैं। तो guys, you are heartily welcome to us. So please follow करिए Instagram पे, YouTube पे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट करिए कैसा लगा फर्स्ट क्लास का। कोई गलती हो गई है, बोल चूक हो गई है, प्लीज माफ करिए। और शुरू में ये कह रहा हूं कि हमने आज शुरू तो कर दिया, आप लोगों का साथ रहा तो हमें बहुत सारे टारगेट साथ में अचीव करने, हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे। आप सीखिए, समझिए और कहिए कि हमसे क्या गलती हुई है, आप हमारी गलतियां बताइए, हम उन्हें सुधारेंगे और आपको बेस्ट चीज देंगे, ये हमारी गारंटी। थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज क्लास। स्टूडेंट्स, तो मैं कहा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एनी डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग यूज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ मनी और इट इज इक्वल टू मनी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं टू पे द डेट, टू पे द डेट, टू पे द कर्जा, टू पे योर लाइबिलिटीज। आपकी लाइबिलिटीज को घटाने का तरीका जो होता है वो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आपको दिए हुए चेक, डीडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट, ये सारे होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ, इन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ, इन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ मनी और इट इज इक्वल टू द मनी। तो गाइस, आगे बात करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या बोलता है? ये सिंपल वही बोलता है जो मैंने यहां लिखा है, अ डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग यूज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ मनी और इट इज इक्वल टू मनी। बस इसमें एक वर्ड आपको ऐड करना है, टू पे द डेट, टू पे द डेट।
मैं बात कर रहा था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज यूज्ड टू पे द मनी, और एक और चीज ये यूज होता है ऑन द बिहाफ ऑफ मनी या मनी के जैसा टू पे द डेट, मतलब कर्जा भरने के लिए, कर्जा देने के लिए जो चीज यूज होती है उसे हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसे हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और इसके बारे में जानकारी देता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर ये एक्ट ना होता, अगर ये एक्ट ना होता तो मैं आपको मेरे लॉयर की सोच से एक चीज बोल सकता हूं कि अगर ये एक्ट अवेलेबल ना होता तो जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते वो वैलिड नहीं होते, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते वो वैलिड नहीं होते। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको एक चीज सिखाता है और एक चीज बोलता है कि जो भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रखें अपने पास, ये मैं आपको एक जनरल नॉलेज दे रहा हूं, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप अपने पास रखें, आपके फादर मदर सबको बता देना, अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मेंशन नहीं किया है अंडर एनआईए एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट हो, मैच्योर हो, 17 साल 18 साल के पास पहुंच गए हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ है, तो उसी के साथ ये जानकारी रखो कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स से कोई बिजनेस करता है, कोई रियल एस्टेट में या कुछ करता है, एज पर लॉयर मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि 1881 ये जिसमें 1881 के अंडर अगर बहुत सारी चीजें या जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपको लगता है कि वैलिड है लेकिन वो वैलिड नहीं है, उसके लिए आप लोग कोई और क्लेम नहीं कर सकते हो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये आपको समझाता है। आगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको समझ गया। अभी बात करते हैं कि यार बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट क्या है। प्रॉमिसरी नोट नाम से समझ जाएगा आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, मेरी गारंटी नाम से समझ जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट क्या है आपको नाम से समझ जाएगा। सॉरी, नोट एंड गाइस मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, आई एम टीचिंग यू कि मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने और मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आपसे मेरी एक ही उम्मीद, एक ही दरख्वास्त है कि आप लोगों को ना समझे, वीडियो कंटिन्यूटी रहेगी हमेशा, आप लोगों को ना समझे तो प्लीज प्लीज ट्राई करिए कि वीडियो को आप वापस देखिए, और फिर भी ना समझिए ना तो प्लीज ट्राई करिए कि आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत का तुरंत होगा और ट्राई किया जाएगा कि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझा सके। अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगे, फर्स्ट वीडियो है गाइस, अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगे तो आप लोग बताइए कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए एज ए टीचर, और आप लोगों को मैं कैसे बेहतर दे सकता हूं। तो गाइस अंडरस्टैंड द रीड प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स, जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स। अगर मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं जो आपके टेक्स्ट बुक में है, तो चलो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पे चलता हूं मैं, टेक्स्ट बुक लेता हूं अपने हाथ में और देखते हैं कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन बताता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ एनआईए एक्ट 1881 डिफाइंस कि बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 of Negotiable Instrument Act 1881 defines कि bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker of bill of exchange directing it to a certain person to pay certain sum of money only or to the order of certain person of bearer
ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो ये मैंने आपको एकदम पहले जब मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन बोला, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले जब मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन समझाया, उसमें मैंने यही कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट एक ऐसा नोट होता है जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जिसमें कोई भी कंडीशन आप बाद में लगा नहीं सकते कि मैं अभी पे नहीं कर सकता। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अनकंडीशनल का, और आपको प्रोमिसरी नोट अच्छे से समझाता हूं क्या होता है। देखो दो भाई है, दो दोस्त है, एक रमेश और दूसरा है नरेश। रमेश और नरेश, रमेश ने नरेश से 20,000 रुपए के चेयर खरीदे। क्या खरीदा? चेयर। रमेश ने नरेश से क्या खरीदा? 20,000 के चेयर। लेकिन रमेश ने नरेश को बोला कि भाई नरेश मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा नरेश? नरेश एक काम कर, मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करके देता हूं, मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूं। क्या करके देता हूं? आई कैन गिव यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूं और तू 12 में को वो बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसे ले सकता है। ये इसने क्या किया? ये रमेश ने नरेश को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूं और तू उससे 12 में को पैसा ले सकता है। ये एक क्या हुआ? ये हुआ एक प्रॉमिस। तो कैसा प्रॉमिस हुआ ये? ध्यान से सुनो, ये प्रॉमिस हुआ वर्बल, मतलब मुंह से बोला हुआ प्रॉमिस है। Is it valid? No, it is not. Is it valid? No, it is not valid. जी क्यों वैलिड नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। ध्यान से सुनो। Is it valid? No. इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रॉमिस तो किया लेकिन नहीं। अब उसे क्या करना पड़ेगा? रमेश को यानी कि रमेश जो है कौन है? मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रमेश इज द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रमेश बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। किसके नाम पे बनाएगा? इसको मेकर नहीं बोलते, आगे और कुछ बोलते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। एक एक लाइन के साथ जा रहा हूं, अच्छे से समझाने का ट्राई करो। सुनो, अरे बहुत भले क्लास बड़ा चला जाए, नो डाउट, नो टेंशन। सुनो, 2 पार्ट में वीडियो बने इंट्रोडक्शन का तो भी चलेगा, लेकिन सुनो, चैप्टर का क्रक्स, चैप्टर को पहले फाउंडेशन से समझो कि क्या होता है, क्यों होता है, क्या है, फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि हमें आगे और कितने क्लासेस के हिसाब से चलेंगे। तो ध्यान सुनो, रमेश इज अ मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। रमेश कौन है? मेकर है किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज का। मतलब रमेश क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, या बनाता है नहीं, रमेश ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाई। किसके लिए बनाई? रमेश ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाई और नरेश, क्योंकि उसको पैसा किसको देना है? नरेश को। तो रमेश ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया नरेश को कि नरेश ने लिए बनाया। रमेश ने बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज नरेश के लिए। क्या बोलते हुए बनाया कि भाई नरेश, मुझे तुझे एक सर्टन अमाउंट देना है। वो सर्टन अमाउंट है 20,000। वो सर्टन अमाउंट क्या है? 20,000। तो उस 20,000 को देने के लिए रमेश ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज में एक डेट लिखी। क्या लिखी? एक डेट लिखी, और उस डेट का नाम हम बोलते हैं ड्यू डेट। अभी डेट लिखी ड्यू डेट के साथ। अभी बात सुनो, अभी मैंने क्यों कहा था कि मैंने एक वर्ड बहुत अच्छे से यूज किया, प्रोमिसरी नोट जो है, ये जो प्रोमिसरी नोट है, याद रखना, इट इज अनकंडीशनल। इसमें कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती। इट इज एन अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट। अनकंडीशनल है। तो इसने कहा कि मैं तुझे एक ड्यू डेट बिल ऑफ एक्सचेंज में इसने लिखी। वो ड्यू डेट समझो 12th में थी, बराबर। तो अभी जो रमेश है वो नरेश को पैसा कब देगा?
रमेश नरेश को पैसा कब देगा? रमेश नरेश को पैसा देगा ऑन 12th में। रमेश नरेश को पैसा देगा ऑन 12th में, क्योंकि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है, अपनी प्रोमिसरी नोट में लिखा है। लेकिन अगर उसने 12th में को पैसा नहीं दिया, उसने कहा कि रमेश ने कहा नरेश को कि नरेश तू तो मेरा दोस्त है, तू मेरा एकदम सगा भाई जैसा है, हम एकदम साथ में बचपन से बड़े हुए, एकदम वाव वाव वाली फीलिंग लेके, और वाव वाव की फीलिंग के चक्कर में उसने बोला नरेश भाई मेरा अभी हाथ तंग है। आपको अगर मैं बिजनेस की भाषा में समझाऊं तो अभी मेरा भाई हाथ तंग है, अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं, अभी मेरे पास 20,000 नहीं है भाई नरेश, समझ जा। लेकिन इसने कहा कि भाई ठीक है तो ड्यू डेट में मत दे, चलेगा। तो क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड रहेगा? क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड रहेगा इफ द पेमेंट इज नॉट डन ऑन ड्यू डेट? रहेगा नहीं रहेगा? इसका जवाब सिर्फ एक है कि जो डेट इसने बोली है उसको उसी डेट पे पैसा देना पड़ेगा। जो डेट उसने बोली है उसी डेट पे उसको पैसा देना पड़ेगा। इफ नॉट रमेश विल बी लाइबल फॉर लीगल एक्शंस। रमेश विल बी लाइबल फॉर लीगल एक्शंस बाय नरेश। नरेश रमेश पे केस कर सकता है अगर उसने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया। इसी का तो मतलब अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं। जो बोला है, जितना बोला है, जैसा बोला है, तब वो चीज होनी ही चाहिए, वरना सिर्फ एक चीज होगी बात में, केस, लीगल एक्शंस। तो ये होता है प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोमिसरी नोट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको यूज किया जाता है पैसे के बदल देने में। यूज किया जाता है पैसे के बदल देने में। क्या करने में यूज किया जाता है? पैसे के बदल देने में, यानी कि डेट कम करने में उसको यूज किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। अगर आपके पास तुरंत उस टाइमिंग पे पैसा ना हो तो। अंडरस्टैंड गाइस? तो गाइस हमने अभी तक देखा अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी तक देखा प्रोमिसरी नोट, अभी तक देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसके फीचर्स क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर क्या है, और उन फीचरों के बारे में जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें अच्छे से समझना पड़ेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स के बारे में जानने के लिए। चलो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स के बारे में जानने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कंटेन करना चाहिए? सबसे पहला 3 पॉइंट में आपको मैं इसका फीचर बताऊं। फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सुनो क्या होता है। सबसे पहला फीचर क्या होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान से सुनो। इसके ऊपर ना ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इस चैप्टर से। इसके ऊपर 5 मार्क्स से 25 मार्क्स का जो अपना ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है ना पेपर में, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन पे हर चैप्टर में इतना ही ध्यान दूंगा। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर समझना है तो, और ये चैप्टर को खासकर सबसे ज्यादा इसका इंट्रोडक्शन समझो, उसके बाद ही हम समझ करेंगे। मैं आपको एक पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उससे भी ज्यादा जो मैं बता सकता हूं मैं सब बता। ध्यान से सुनो क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स। सबसे पहला फीचर है इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। रिटर्न फॉर्मेट या फिर रिटर्न, ये रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। पहला पॉइंट आपके पास। सेकेंड,
इट शुड बी स्टैम्प्ड, इट शुड बी स्टैम्प्ड मतलब इसके ऊपर स्टैम्प लगी होनी बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर स्टैम्प लगी नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है क्या? नहीं। इफ इट इज नॉट इन रिटन फॉर्मेट तो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है क्या? नहीं है। देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या बोलता है। बहुत आसान पॉइंट है तीसरा। इस पे हम कब से एक डेट के बारे में बात कर रहे थे, उस डेट का नाम था ड्यू डेट, तो यहां पे उसकी बात, इट शुड बी डेटेड मतलब उस पे डेट मेंशन की होनी चाहिए, उस पे डेट मेंशन की होनी चाहिए, तभी ही उस बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ फायदा है। अगर डेट मेंशन नहीं है, अगर डेट मेंशन नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ काम किया क्या? नहीं। लास्ट देखते हैं हमारा 14 पॉइंट क्या बोलता है। एक सर्टेन सम ऑफ मनी यानी कि इट शुड कंटेन सर्टेन सम ऑफ मनी बाय पेई, जो पैसे देगा वो कुछ एडवांस या कुछ थोड़े बहुत पैसे पहले देके जाएगा। ये क्यों काम आता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। जो मैं बोल रहा हूं आगे समझाऊंगा वो आगे इंपॉर्टेंट है, वो आगे आएगा, इसलिए मैंने कहा मैं आगे समझाऊंगा। ये बोल रहा है कि यार ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो मुझे देने वाला है वो कुछ काम कंटेन करता है। इट शुड कंटेन सर्टेन सम ऑफ मनी। कौन देगा? सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, कुछ एडवांस अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एक पेई देता है। और क्यों देता है, क्या करने के लिए देता है, ये सब चीजें तो आपको समझी होगी कि रिटर्न फॉर्मेट होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए और डेटेड क्यों होना चाहिए, ड्यू डेट के बारे में नहीं पता, और ये आपको आगे आएगा ना। आइए देखो यहां बोल रहा है, देखो अमाउंट जो है वो जो पेएबल अमाउंट है, जो पैसा वो देने वाला है, या तो वो आदमी खुद पे करेगा या बोलेगा कि यार मेरे को किसी और से पैसे मिलने वाले। याद करो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, तो वीडियो को फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड कर लो और देख लो मैंने क्या बोला। अगर मैं नहीं पैसा दे सकता तो मैं बोलूंगा मेरे पैसे किसी और से आने हैं, वो मुझे पैसा देने वाला है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक काम करो तुम उसके पास लेके जाओ और उससे पैसा ले लो। क्या बोल रहा है, या तो मैं दूंगा या तो जिससे मुझे पैसे आने वाले हैं वो देगा, या तो मैं दूंगा या तो मुझे जिससे पैसे आने वाले हैं वो देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, द अमाउंट मस्ट बी पेएबल और आइदर बाय द पर्सन और इट इज ऑर्डर्ड। अमाउंट या तो मैं दूंगा या तो वो देगा जिससे मुझे पैसे मिलने वाले थे। पैसे या तो मैं दूंगा या तो वो देगा जिससे मुझे पैसे मिलने वाले थे। चलो नाउ नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तो ध्यान से सुनो। यहाँ आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोल रहे, दो पॉइंट्स क्या है याद करो। ये पॉइंट मैंने अभी पढ़ा है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी कंडीशंस ना हो। आखिरी, इट
इट मस्ट बी साइंड बाय मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इट मस्ट बी साइंड मतलब वो चीज साइन होनी चाहिए, किसके द्वारा, कौन करेगा, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है। जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया है वो करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन। ये है हमारे फीचर्स और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। इट शुड बी इन रिटन फॉर्मेट, ये लिखित में होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज, नहीं तो इसका वैल्यू है क्या, 0। इट शुड बी स्टैम्प, स्टैम्प मार के आना ही चाहिए। जब मैं आपको ड्राइंग सिखाऊंगा फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज तब बताऊंगा आपको। इट शुड बी डेटेड, इसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। इट शुड कंटेन सर्टेन सम ऑफ मनी बाय पे, मतलब जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाई जाए तो पे कुछ पैसा दे दे, एक एडवांस अमाउंट दे दे, तभी काम होगा ना आगे। इट अमाउंट, द अमाउंट मस्ट बी पेएबल, यानी कि वो पैसा मैं दूंगा या कोई और देगा जिससे मुझे पैसा आना है। थर्ड, उसमें कंडीशन होनी चाहिए क्या, नहीं मैंने आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम अच्छे से बोला कि उसमें कंडीशन की गुंजाइश ही नहीं है। कंडीशन रही तो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड ही नहीं है। एग्जांपल दिया मैंने आपको रमेश नरेश का। आगे देखो लास्ट, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये साइंड होना चाहिए जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है उसका। आगे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी हमारा। और इसी के साथ ये हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आज का हमारा ये आखिरी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से रखना। और ये सब लिख लेना अगर चाहिए तो, या फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो करना है करो। नहीं लिखना है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, ये लिखने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। मैंने वही चीजें लिखी है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, लेकिन वेल तरीके से मैंने ट्राई किया कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है और जिनके बिना बिल ऑफ एक्सचेंज चलता ही नहीं। तो गाइस गेट रेडी फॉर दिस टू हैपन नाउ। ये मिटा देता हूं मैं, ये मैं इरेज करता हूं। इसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी क्या है क्या नहीं में एक और चीज आने वाली है। सबसे पहला, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज तो है, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ लिया कि ये दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन इसको कुछ और नाम भी तो दिया होगा। क्या नाम दिया होगा इसके बारे में बात करते हैं। सुनो, इसको हम कहते हैं पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला नाम आता है ड्रॉवर का। ड्रॉवर नहीं भाई, इट इज अ ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब क्या है, सिंपल भाषा में लो, हु मेक्स द बिल। आपकी बुक में लिखा होगा हु ड्रॉज द बिल ना, हु मेक्स द बिल, इट इज अ ड्रॉवर। जो बिल बनाएगा उसे हम ड्रॉवर कहते हैं। और वो बिल जिसके नाम पे बना है उसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉवी। जिसके नाम पे वो बिल ड्रॉ किया गया है वो है ड्रॉवी, और जिसके नाम पे बिल जिसने बना के दिया है वो है ड्रॉ। ये ड्रॉवी कौन है, किसके नाम पे बिल को ड्रॉ किया है, ऑन द नेम ऑफ हूम द बिल इज ड्रॉ। अभी इनका एक और नाम है पेयर। पेयर 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 कौन है, पेयर जो पे कर रहा है। pays the money, जो आदमी बिल पे, जो आदमी पैसा भरेगा, बिल
जिसके नाम पे बना हुआ है पेयर। लास्ट, ये किसको पे करेगा? पेई, पेई। The person to whom the money is being paid, payer मतलब क्या है? वो आदमी। The person who pays the money, payer वो है जो पैसा पे कर रहा है, और पेई जिसको पैसा पे कर रहा है। सिंपल। ड्रॉवर कौन होता है? who makes the bill, जो बिल बना रहा है, मतलब उसको पैसा मिलने वाला है, who makes the bill। और ड्रॉवी इसके नाम में बिल बनना है। अगर एक सेकेंड, एक क्रिंज बता रहा हूं, एक क्लच हुआ, सुन। ड्रॉवर वो होता है जो बिल बना रहा है, लेकिन याद रखना सिचुएशन दोनों तरीके से होती है। जरूरी नहीं होता कि ड्रॉवर वही है जो बिल बना रहे हो, ड्रॉवर तो है, लेकिन कभी कभी बहुत अजीब तो सिनेरियो आया, एक्सट्रीम सिनेरियो होता नहीं कभी रियलिटी में। अब बता रहा हूं कि यार जिसने बिल बनाया है वही पैसा देने वाला है, ये भी होता है, लेकिन बिल वही बनाता है जिसको पैसा मिलने वाला है। बिल वही बनाता है जिसको पैसा मिलने वाला है। ड्रॉवर हमेशा बिल बनाता है कि उसको पैसा मिलने वाला है। और ड्रॉवी कौन होता है? ऑन द नेम ऑफ whom the bill is drawn, ऑन द नेम ऑफ whom bill is drawn, जिसके नाम पे बिल बनाया है वो है ड्रॉवर। और पेयर कौन है? द पर्सन हु पेज द मनी, जो पैसा देता है वो पेयर, जो पैसा लेगा वो पेई। इसी को कहते हैं पार्टी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर ड्रॉ करता है बिल को, ड्रॉवी क्या करता है? जिसके नाम पे बिल ड्रॉ हुआ है। पेयर पे कर रहा है, पेई जिसको पे करना है। खल्लास। इतने सी चीज को इतना लंबा कौन खींचेगा? खत्म। देखते हैं आगे क्या। अभी हमारे पास कल से हम स्पेसिमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है देखो, इतना याद रखना, ड्रॉवर को हम मेकर भी बोलते हैं, पेयर भी बोलते हैं। सिंपल। तो आपके लिए मेरा क्लास आज के लिए यहीं पे खत्म होता है। मेरा क्लास आज के लिए यहीं पे खत्म होता है। पर आप अगर मेरे चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हो, क्योंकि चैनल का पहला ही वीडियो है, फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो, प्लीज कुछ डाउट हो या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो नहीं समझा हो, या कहीं पे ऐसा लगा हो यार ये क्या है, क्या बोल दिया, ये क्यों बोला, क्या इसमें ऐसा है, तो प्लीज कमेंट में पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। और कल दूसरे क्लासेस 10th के 8th के 9th के सब स्टार्ट हो जाएंगे ऑन बेस क्लासेस फॉर कॉमर्स में, बेस कॉमर्स क्लासेस में। तो ऑनलाइन तो हम है, आपसे हमारी एक और दरख्वास्त है, इफ यू आर विलिंग टू कम टू अस इन कोलाबा एंड कंपेयर ऑफलाइन क्लासेस you can, if you want. If you don't want, be online. We are more than happy to help you same. जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वही हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। आपको कुछ डाउट हो कॉमर्स अकाउंट्स के रिलेटेड, प्लीज मैसेज अस ऑन Instagram BS Commerce Classes या लाइक आवर रील ऑन वेरियस टॉपिक्स BS Commerce Classes के। और गाइस, we are happy to help you. Welcome to our family BS Commerce Classes and our family's name is BS Educators, जो हम कॉर्पोरेट कोलाबा में चलाते हैं। तो गाइस, you are heartily welcome to us. So please फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट करिए कैसा लगा फर्स्ट क्लास का। कोई गलती हो गई है, बोल चूक हो गई है, प्लीज माफ करिए। और शुरू में ये कह रहा हूं कि हमने आज शुरू तो कर दिया, आप लोगों का साथ रहा, तो हमें बहुत सारे टारगेट साथ में अचीव करने, हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे। आप सीखिए, समझिए और कहिए कि हमसे क्या गलती हुई है, आप हमारी गलतियां बताइए,
हम उन्हें सुधारेंगे और आपको बेस्ट चीज देंगे, ये हमारी गारंटी। थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज क्लास।